नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वेस्ट बंगाल असेंबली इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले में 35 सीटों पर पोलिंग खत्म हो चुकी है। आखिरी मरहले में 76.07 पोलिंग हुई। इस फेज में 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मुस्लिम अक्सरियत वाले जिलों में सबकी नजर माइनॉरिटीज के वोटों पर थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला है। पिछले 7 फेज में टीएमसी और बीजेपी ही आमने सामने रही हैं। 8वें मरहले में तशद्दुद को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की 753 कंपनियां तैनात की हैं। सबसे ज्यादा तशद्दुद के लिए जाने जाने वाले बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में सबसे ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बीरभूम जिले में मरकजी फोर्सेस की 224 कंपनियां तैनात की गई। मुर्शिदाबाद में 212, मालदा में 110 और कोलकाता नॉर्थ में 95 कंपनियां तैनात की गई थी। वेस्ट बंगाल में आखिरी मरहले की पोलिंग खत्म हो गई है। इसके बाद 2 मई को वेस्ट बंगाल के साथ ही असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में वोटों की गिनती होगी। नतीजों से पहले इन रियासतों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। इसमें मुमकिन विनर्स और लूजर्स के बारे में एक मोटी तस्वीर सामने आ गई है। नतीजों की मोटी तस्वीर का खाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब यह जानना होता है कि किसने किस उम्मीदवार को और पार्टी को वोट दिया तो इसको और किसको खारिज कर दिया। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक किस रियासत में किसकी हुकूमत बनने जा रही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से वापसी होगी। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 असेंबली सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 42.1% वोट मिल रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में 39.1% वोट मिलता दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 15.4% वोट मिल सकते हैं। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 असेंबली सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 109 से 121 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 14 से 25 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सीटें 211 से घटकर 158 हो सकती हैं, मगर मेजॉरिटी मिल जाएगी। बीजेपी 115 सीटें जीत सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस की सीटें 76 से घटकर 19 रह सकती हैं। बता देंगे वेस्ट बंगाल असेंबली का टर्म 30 मई 2021 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में असेंबली और नई हुकूमत की तश्कील का अमल पूरा होना है। वेस्ट बंगाल में जुमला 294 असेंबली सीटें हैं। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी वहां वजीर आला हैं। बीजेपी ने वहां बहुत जोर लगाया है। अब देखना है कि ममता अपना किला बचा पाती हैं या नहीं। असम की अगर बात करें तो असम में बीजेपी की फिर से वापसी होगी। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक असम की 126 सीटों में बीजेपी को 58 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 53 से 66 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा दीगर के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं रिपब्लिक सीएनएक्स के मुताबिक असम में एनडीए को 79, यूपीए को 45 और दीगर को 2 सीटें मिल सकती हैं। नेशन न्यूज की माने तो बीजेपी गठजोड़ को 65, कांग्रेस को 49, एआईयूडीएफ को 9 और दीगर को 3 सीटें मिल सकती हैं। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक यहां एलडीएफ के खाते में 47% वोट रहा, वहीं यूडीएफ के खाते में 38% और बीजेपी के खाते में 12% वोट गिरे हैं। वहीं सीटों की अगर बात करें तो केरल की 140 सीटों पर एलडीएफ के खाते में 104 से 120 सीटें मिलने का अंदाजा है। बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अंदाजा है। वहीं दीगर के खाते में भी 0 से 2 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है। 140 सीटों वाली केरल असेंबली का टर्म 1 जून को खत्म हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके अलायंस को मुकम्मल अक्सरियत मिल सकती है। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 234 असेंबली सीटों में कांग्रेस डीएमके अलायंस को मुकम्मल अक्सरियत मिलती दिख रही है। कांग्रेस डीएमके अलायंस को 46.7% वोट मिल सकता है।
वहीं बीजेपी को 35% वोट मिलने का इम्कान है। दीगर के खाते में 18.3% वोट जा सकता है। बता दें कि तमिलनाडु असेंबली का टर्म 24 मई को खत्म हो रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु असेंबली के लिए 2016 में हुए इलेक्शन में जयललिता की सरबराही में एआईएडीएमके ने जीत हासिल की थी। जयललिता के इंतकाल के बाद एआईएडीएमके मैदान में है, उसे डीएमके से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं पुडुचेरी में काफी कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इसका टर्म 8 जून को खत्म हो रहा है। 30 सीटों वाली पुडुचेरी असेंबली के लिए 2016 में हुए इंतखाबात में कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए सरकार को जीत हासिल हुई थी। यूपीए को जुमला 17 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें कांग्रेस को अकेले 15 सीटें हासिल हुई। हालांकि इंतखाबात से पहले ही वहां हुकूमत गिर गई थी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 15 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 31,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,82,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। माफ कीजिएगा, 12 करोड़ 82 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 93 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1 करोड़ 92 लाख लोगों को कोरोना के हल्के अलामत हैं और 1,10,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। उधर कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट दुनिया के 17 मुल्कों में पहुंच चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दुनिया में पिछले हफ्ते कोरोना के 57 लाख मामले सामने आए हैं। यह आंकड़े पहली पीक से कहीं ज्यादा है। इंडियन स्ट्रेन का B.1.617 वेरिएंट यानी डबल म्यूटेशन वेरिएंट की वजह से ही हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI डिक्लेयर किया है। बीते दिन दुनिया में 8,85,604 मुतासरीन की पहचान हुई और 15,284 लोगों की मौत हुई। नए मुतासरीन के आंकड़े की बात करें तो पीर के रोज दुनिया भर में आए केसेस के 42% मामले सिर्फ हिंदुस्तान में मिले थे। वहां 3,79,459 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात बेहद खराब हो गए हैं। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में लगे पाबंदियों को बढ़ाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र हुकूमत ने 15 मई की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इस मुहिम को भी पिछली बार की तरह ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। हर दिन मुल्क में मुतासरीन और अमवात का नया आंकड़ा सामने आ रहा है। उधर जल्द ही 2.5 करोड़ वैक्सीन गुजरात पहुंचने वाली है। 4 शुम्बे को यानी पिछले 24 घंटों की बात करें तो पहली बार एक दिन में 3,79,164 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अब तक एक दिन के अंदर मिलने वाले नए मरीजों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इससे पहले 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 3,62,000 मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर 3,646 मुतासरीन की मौत भी हुई। यह लगातार दूसरा दिन था जब 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके पहले मंगल के रोज 3,286 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। हॉस्पिटल्स में बेड, ऑक्सीजन, दवाएं, वेंटिलेटर्स बहरान के बीच हर दिन कोरोना के एक्टिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब मुल्क में 30,77,075 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 68 लाख एक्टिव केसेस हैं। हालांकि कोरोना की अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस होंगे। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। इन्फेक्शन से ठीक होने वालों का आंकड़ा हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ के पार हो गया। मतलब अब तक मुल्क में 1,50,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो इस बीच रिकॉर्ड 2,70,000 लोग रिकवर हुए। अब तक एक दिन में ठीक हुए मरीजों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इससे पहले मंगल के रोज 2,62,000 लोग रिकवर हुए थे। ओवरऑल रिकवरी रेट में भी 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह अब 82.08% हो गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे कोविड वॉरियर्स ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके मोटिवेशन से अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर जैसे सफलतापूर्वक 2020 में लड़ाई लड़ी, अब कोविड के इस नए वेरिएंट के खिलाफ जो शायद बाकी पुरानों के मुकाबले और तेजी से स्प्रेड करता है,
हम इस लड़ाई को भी सफलतापूर्वक जीतेंगे। देशवासियों से फिर से बार बार एक अपील मैं लगातार 1.25 साल से कर रहा हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल व्यवहार, मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, हाथ धोने की साबुन से प्रक्रिया, 2 गज की दूरी और भीड़ भड़क्के से बचना, यही 3-4 बातें हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई को जीतने के लिए। इसमें सब समाज के लोग मिलकर सहयोग करें, अपनी रक्षा भी करें और बाकी। राजस्थान में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वजीर आला अशोक गहलोत भी इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने जुमेरात के रोज खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह की अलामत नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कामकाज जारी रखूंगा। इससे एक दिन पहले यानी चारशंबे के रोज ही वजीर आला की बीवी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। गहलोत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुकी हैं। उन्हें फरवरी में पहला और मार्च के आखिर में दूसरा डोज लिया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज के बाद कोरोना होने के बावजूद खतरा कम हो जाता है। भारत बायोटेक ने कोरोना की अपनी वैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। अब रियासतों को इसके लिए 600 की जगह 400 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले चारशंबे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटाए थे। मुल्क में वैक्सीन के अलग अलग रेट्स पर काफी तनाजा हो रहा है। कोविशील्ड के मुताबिक कोवैक्सीन के रेट काफी ज्यादा रखे गए हैं। कोवैक्सीन ने मरकजी हुकूमत के लिए वैक्सीन के रेट 150 रुपए, रियासतों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1200 रुपए रखे थे। अब रियासतों के दाम में कटौती की गई है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की कोशिशों से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे कामयाब वैक्सीन में से एक के तौर पर सामने आई है। कंपनी ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के दूसरे आखिरी नतायज की बुनियाद पर दावा किया कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी 78% है, यानी कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि जिन्हें ट्रायल्स में यह वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी संगीन अलामत नहीं दिखे, यानी संगीन अलामत को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया था। अब हर साल इसके 70 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। कंपनी ने अपने हैदराबाद और बेंगलुरु के कई प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई है। मैक्सिमम लिमिट तक प्रोडक्शन पहुंचाने में 2 महीने का वक्त लगेगा। वजारत फाइनेंस ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक कंपनी को 1567 करोड़ 50 लाख रुपए एडवांस देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो जुलाई से हर महीने 5 करोड़ 35 लाख वैक्सीन तैयार करना शुरू कर देगी। कंपनी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाती है। इस तरह की वैक्सीन महफूज होती है, लेकिन उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इसको तैयार करना भी महंगा पड़ता है। इसके लिए लाइव वायरस वैक्सीन के मुकाबले इसका प्रोडक्शन कम होता है। मुल्क में कोरोना से अमवात का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब हर दिन 3000 से ज्यादा लोग जान गंवा रहे हैं। हालांकि मुल्क भर के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अमवात का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। अब इस पर एक्सपर्ट्स खुलकर बोलने लगे हैं। श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु के प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न सिन्हा ने इन अमवात और मुल्क के हालात के लिए मौका मिलने के बाद भी वैक्सीन न लगवाने वालों को जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर प्रसन्न सिन्हा ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के दिल में जो शक था वो वही कोरोना वबा में सबसे बड़ा हथियारा बनकर सामने आया। ज्यादातर वही लोग मर रहे हैं जिन्होंने मौका मिलने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अगर आपको वैक्सीन लगवाने का मौका मिला और आपने नहीं लगवाया, अब आप शदीद रूप से मुतासिर हैं, तो इसका आपको एहसास होना चाहिए कि आपने दूसरे मरीज को मिलने वाले बेहतर इलाज का हक उससे छीन लिया। अगर आप नहीं होते तो आज ये हालत नहीं होती। मरीजों को आराम से इलाज मिलता है, उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सहूलत मिल जाती, जिसके चलते आज लोगों की मौत हो रही है। डॉक्टर प्रसन्न सिन्हा कहते हैं कि ये अजीब हालात है कि हिंदुस्तान में लोग जान बचाने वाली वैक्सीन से डरते हैं, लेकिन कोरोना की मौत से नहीं।
लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से खून जम जाता है जिससे मौत हो सकती है, लेकिन वही लोग ये नहीं जानते हैं कि कोरोना होने के 6 हफ्ते के बाद जिस्म में जो खून का क्लॉटिंग, जो थुक्का जम जाता है, उससे आपके मरने का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर प्रसन्न सिन्हा कहते हैं कि अगर अब तक आपने बुजुर्गों को वैक्सीन नहीं लगवाई तो अब उन पर ज्यादा खतरा है, इसीलिए ऐसे बुजुर्गों को फौरी आइसोलेट कर दें, जितना जल्दी हो सके उनके वैक्सीनेशन का इंतजाम करें। इसके अलावा हिफाजत के लिए घर में भी मास्क पहने। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा के लिए भी लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक कोई ऐसी स्टडी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को असरदार बताया गया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 7,994 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,27,960 हो गई है। रियासत में बहसत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,208 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 4,009 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,49,692 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 76,060 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 80,181 मायने किए गए, ताहम 4,725 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसत मजमूई 1,28,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1630 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि फौज कोरोना वबा के खिलाफ चलाई जाने वाली कौमी सतह की मुहिम में हर मुमकिन मदद कर रही है और जहां मुमकिन है वहां फौज के अस्पतालों के दरवाजे अवाम के लिए खोले जा रहे हैं। जनरल नरवणे ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कोविड के खिलाफ मुहिम में फौज की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और कोशिशों की उन्हें इत्तला दी। फौजी सरबराह ने बताया कि फौज के मेडिकल स्टाफ मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा फौज की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां मुमकिन है वहां फौज के अस्पतालों के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले जा रहे हैं और अवाम अपने करीब के फौजी अस्पताल में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फौज दरामद की जाने वाली ऑक्सीजन के टैंकरों और गाड़ियों के ऑपरेशन के लिए भी जरूरत की बुनियाद पर अहलकार भेज रही है। अपनों की अर्थी को कंधे पर लादे कोई शख्स ये लाइनें पढ़ेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, लेकिन आज का सच यही है। हर तरफ चिताएं जल रही हैं और मुल्क मातम में डूबा है। गाजियाबाद के शमशान घाट पर जगह कम पड़ रही है, क्योंकि दारुल हुकूमत से सटे इस शहर में हर पल किसी न किसी की जान जा रही है। अब हालात ये है कि फुटपाथ पर चिताएं जल रही हैं। वहीं कर्नाटक में हुकूमत को घरों के आसपास की जगहों और खेतों में भी आखिरी रसूमात की इजाजत देनी पड़ी है। करीब 3 दिन पहले की बात है, गाजियाबाद में वाक़े हिंडन नदी के किनारे घाट में लाइन से लाशों की आखिरी रसूमात की गई। बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा लाशों को शमशान घाट की दूसरी तरफ फुटपाथ पर जलाया गया। यह वाकया देर रात का है। ये सभी कोरोना की जंग हारने वाले लोग थे। इन लाशों को लाने के लिए सड़क पर एम्बुलेंस की लंबी कतारें थी। कई एम्बुलेंसेस के नंबर प्लेट्स तक गायब थीं। इनमें लिखे नंबरों पर जब एक अखबार ने फोन करने की कोशिश की तो ज्यादातर नंबर आउट ऑफ कवरेज या स्विच ऑफ निकले। एक और खातून की कहानी पता चली जिसे अपने वालिद के आखिरी रसूमात के लिए करीब 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वो पीपीई किट में खड़ी थी, उसके साथ आए रिश्तेदार रो रहे थे। नई दिल्ली में भी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों के आखिरी रसूमात के लिए कुत्तों के खबरगाह यानी डॉग क्रेमेटोरियम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। जब तक हालात मामूल पर नहीं आएंगे तब तक इसे लोगों की चिताएं जलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में रोजाना करीब 700 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में इंतजामिया ने आखिरी रसूमात के लिए इस जगह को चुना है। डॉग क्रेमेटोरियम अभी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में इंतजामिया इसका इस्तेमाल लोगों के लिए कर रहा है। ये द्वारका सेक्टर 29
में 3.5 एकड़ पर फैला है। वहीं कर्नाटका हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें लोगों से अपने खेतों में और घरों के पीछे आखिरी रसूमात करने को कहा गया है। शमशानों और कब्रिस्तानों में भारी भीड़ की वजह से रियासती हुकूमत ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हुई है। हुकूमत का कहना है कि इससे लोग इज्जत के साथ अपनों के आखिरी रसूमात अंजाम दे सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मुल्क में चरमराई मेडिकल सिस्टम को संभालने के लिए मरकजी हुकूमत एक्शन में आ गई है। इसी के मद्देनजर हुकूमत ने जुमेरात को अगले 3 महीने के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेटर समेत 17 मेडिकल डिवाइसों को इंपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने जिन डिवाइसेस को मंजूरी दी है उनमें नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सीपीएपी डिवाइसेस, ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर्स जैसी जरूरी चीजें शामिल है। इससे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 500 प्रेशर सिविंग 800% पीएस से ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का फैसला किया था। पीएमओ के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने पहले से ही 713 पीएसए प्लांट के ऑर्डर दिए हुए हैं। चारशंबे को फिर 500 प्लांट के नए ऑर्डर दिए गए। पीएसए प्लांट घरेलू मैन्युफैक्चरर्स तैयार करेंगे। इन कंपनियों को डीआरडीओ और सीएसआईआर की जानिब से तकनीक सौंपी जाएगी। डीआरडीओ अगले 3 महीने में इन्हें मुल्क भर में लगाएगा। रेलवे भी रियासतों को जल्द से जल्द मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। 19 अप्रैल को पहली बार मुंबई से वाइजैक के लिए ट्रेन भेजी गई। अब तक 4 रियासतों को 510 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश को 202 मेट्रिक टन, महाराष्ट्र को 174 मेट्रिक टन, दिल्ली को 70 मेट्रिक टन और मध्य प्रदेश को 64 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजा गया है। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अदालत भी सरगर्म है। राजधानी दिल्ली में हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में आज समाअत हुई, जिसमें दिल्ली हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत ने मरकज पर ऑक्सीजन सप्लाई अटकाने का इल्जाम आयद किया। साथ ही दावा किया कि मरकजी हुकूमत सिर्फ हुक्म ही जारी कर रही है। मरकजी हुकूमत ने भी कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। इस पर अदालत ने मरकजी हुकूमत से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। हाई कोर्ट में दिल्ली हुकूमत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ऑक्सीजन की फराहमी में रखना डाल रही है। उसने दावा किया कि मुश्किल से निपटने के लिए हुकूमत कोई भी मजबूत कदम नहीं उठा रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से सिर्फ अहकाम ही जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत ने कहा कि मरकज अपने काम में पूरी तरह नाकाम हुई है। साथ ही उन्होंने अदालत से मरकज की जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ अदालत ने भी दिल्ली में जारी हालात पर फिक्र का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी में कई दीगर रियासतों से भी मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। किसी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता। दिल्ली समेत मुंबई और मुल्क के कई दीगर हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई हैं। फिलहाल इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और नई प्लांट जैसी तरकीबें जारी है। दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में एक हैरानकुन वाकया पेश आया। यहां कोरोना से मुतासिरा एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के एवज में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने 42,000 रुपए की वसूली कर डाली। मजबूर तीमारदार ने इतनी बड़ी रकम दे तो दी, लेकिन उसकी इत्तला पुलिस को भी दे दी। एक वेबसाइट पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस के ड्राइवर की इस हरकत पर एक्शन में आई पुलिस ने नंबर ट्रेस करते हुए ड्राइवर को पकड़ लिया। इसके बाद ड्राइवर ने न सिर्फ पुलिस के सामने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, बल्कि बकिया रकम लौटाने का भी वादा किया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट असीत कोरोना से मुतासिर हो गए थे। उनके अलावा कुंबे के दूसरे अफराद पहले ही इस वायरस की जद में हैं। इसकी वजह से उनका छोटा भाई विष्णु उन्हें देखभाल के लिए अपने नोएडा सेक्टर 50 में वाक़ घर ले आया था। पीर के रोज असीत की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके सबब उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पेश आई। इस दौरान विष्णु ने एक एम्बुलेंस पर कॉल की। थोड़ी देर बाद एक निजी एम्बुलेंस उनके घर पर आ गई। इस एम्बुलेंस के जरिए मरीज को लेकर वो ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां बेड खाली नहीं था। लिहाजा विष्णु मरीज को लेकर प्रकाश हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। वहां भी बेड खाली नहीं होने की इत्तला मिलने पर वो नोएडा वेस्ट में वाक़े यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचे। इस तरह अस्पतालों का चक्कर लगाने के दौरान एम्बुलेंस को 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। इसके इवज एम्बुलेंस के ड्राइवर ने विष्णु से 44,000 रुपए तलब किए। विष्णु ने इतनी बड़ी रकम पर एतराज जाहिर किया, मगर ड्राइवर मानने को तैयार नहीं हुआ। लिहाजा विष्णु ने 40,000 रुपए
पेटीएम के जरिए भेज दिए और 2,000 रुपए ड्राइवर को कैश दे दिए। मरीज को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद विष्णु ने उसकी इत्तला नोएडा पुलिस को दी। नोएडा पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हुए एम्बुलेंस का पता लगाया। पुलिस की सख्ती के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने जायज पैसे काटकर बकिया रकम वापस करने का वादा किया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने पुलिस के सामने अपनी गलती का भी एतराफ किया। हम नाजरीन को भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपको इन हालात में एक्सप्लॉइट करता है, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो या कोई अस्पताल हो, तो इसकी खबर फौरी पुलिस को दें, मीडिया को दें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। आपके साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसे खामोशी से बर्दाश्त ना करें। याद रखें कि अगर आप ऐसी चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे तो इन हालात में इस्तेसाल करने वालों के हौसले बुलंद होंगे और वो दीगर लोगों को इस्तेसाल करेंगे। लिहाजा अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो फौरी उसकी रिपोर्ट करें। मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस बीच एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुल्क की इकोनॉमी को लेकर, मईशत को लेकर अच्छी खबर दी है। एडीबी ने कहा कि मुल्क में बेहतर और अच्छे अंदाज में वैक्सीनेशन चल रहा है। इस वजह से जारिया माली साल में हिंदुस्तान की मईशत 11% की रफ्तार से बढ़ सकती है। हालांकि एडीबी ने कहा कि कोविड के मामलों में हाल ही में आई तेजी मुल्क के माशी सुधार के लिए जोखिम साबित हो सकती है। 4 शुमे को एडीबी ने अपने अहम एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक 2021 को जारी करते हुए कहा कि बेहतर वैक्सीनेशन के चलते हिंदुस्तानी मईशत के माली साल 2021 में 11% की शरह से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अंदाजा जताया गया कि माली साल 2022 में हिंदुस्तानी मईशत 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया के स्किल के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के इस साल 9.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2020 में 6% तक गिर गई थी। वहीं माली साल 2022 में उम्मीद जताई गई है कि साउथ एशिया की जीडीपी 6.6% पर पहुंच जाएगी। एडीबी ने कहा कि जारिया माली साल में एशिया की मईशत की जो रफ्तार है वो 7.3% के आसपास रहेगी। पिछले साल ये 0.2% रही थी। घरेलू शेयर बाजार बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, लेकिन लगातार चौथे कारोबारी दिन हरे निशान में रहे। सेंसेक्स 32 पॉइंट बढ़कर 49,766 पॉइंट्स पर रहा, जबकि निफ्टी 30.35 पॉइंट्स चढ़कर 14,895 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान दोनों बेंचमार्क इंडेक्स मिनटों के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल पर पहुंच गए। अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों को निचले लेवल पर बनाए रखने के फैसले से घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला। चौथे दिन निफ्टी 114.45 पॉइंट्स की मजबूती के साथ खुला और 15,044 पॉइंट्स के लेवल पर चला गया था, लेकिन ऊंचे लेवल पर रह नहीं पाया। पीक पर हुई बिकवाली से 14,800 पॉइंट्स तक गिरे। निफ्टी में निचले लेवल पर खरीदारी होने से उछाल आया। सेंसेक्स 49,733.84 पॉइंट्स के पिछले बंद भाव से 360.02 पॉइंट्स ऊपर 50,093.86 पॉइंट पर खुला। तेजी में 50,375.77 पॉइंट्स तक गया। आईपीएल आखिर में बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 2021 सीजन के 24वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। ये मुंबई की राजस्थान पर पिछले 7 मैच में सिर्फ दूसरी जीत है। बाकी 5 मैच में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। मुंबई इस सीजन में पहली बार टारगेट चेस कर रही थी और मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस टीम ने अब तक टारगेट चेस करते हुए लगातार 7 मैच जीते हैं। उन्हें आखिरी बार 2020 सीजन में आरसीबी ने हराया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।